नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में और जानेंगे कैसे होता है इसका इलाज। कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों में जब इसकी जानकारी नहीं थी, इसे नोवल कोरोना वायरस बोला जाता था, जहां नोवल मतलब नया, यानी नया कोरोना वायरस। बाद में आगे चलकर साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा SARS-CoV-2, क्योंकि 2003 में आए सार्स वायरस जैसा ही था ये वायरस। इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने देश में लॉकडाउन लगाया ताकि उनके देश के हेल्थ केयर सिस्टम को इससे लड़ने का समय मिल सके। इस बीमारी को समझने और इसके इलाज को जानने के लिए हमने सरकार के मंत्रियों, ठीक हुए मरीजों और डॉक्टर से बात करी। कुछ सरकारी नियमों के चलते डॉक्टर्स ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में बताई गई जानकारी केवल आपकी सहूलियत के लिए है। कृपया कर खुद से किसी दवाई का सेवन ना करें और किसी भी प्रकार के लक्षणों के लिए सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। जय हिंद। कोरोना वायरस से हुए कोविड-19 के मुख्य लक्षण हैं बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और बोलने और चलने की शक्ति खो देना। कुछ और लक्षण हैं जो सब मरीजों में नहीं आते, जैसे सूंघने और चखने की शक्ति खो देना, सर में दर्द और दस्त। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोई लक्षण नहीं आते, पर यह सब आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति पर निर्धारित करता है। कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी इकट्ठा करने के दौरान हमें एक टर्म के बारे में पता चला, हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें हाइपोक्सिया का मतलब होता है शरीर की वो अवस्था जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इसे हैप्पी हाइपोक्सिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो अवस्था है जहां आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो हो रही है लेकिन सांस नहीं फूल रही। लेकिन जब आपकी सांस फूलती है उस समय तक ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना कम हो चुका होता है कि आपकी गिनती गंभीर मरीजों की श्रेणी में आ जाती है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको तुरंत ही किसी नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। अगर आप अपने घर में बैठे ये जानना चाहते हैं कहीं आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, तो कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने एक टेस्ट रिकमेंड किया है। इसे 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको 6 मिनट तक चलना होता है और चलने से पहले और चलने के बाद अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना होता है। अगर उसमें 5 से 6% का डिप आया है तो आपके शरीर में नुकसान की स्थिति शुरू हो गई है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और किसी नॉर्मल इंसान के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से 97% आता है। यानी अगर 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे आ रहा है तो आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कैसे होता है कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज। अब चूंकि कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं बनी है तो कोरोना वायरस के मरीजों को उनके लक्षणों के हिसाब से दवाई दी जाती है, जैसे उसके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल, ऑक्सीजन की डिमांड या कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ की दवाएं जिसके कारण उनके लक्षण कुछ कम हो जाएं। बता दें कि WHO के हिसाब से ये सभी दवाएं अंडर ट्रायल हैं और किसी भी दवाई को कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ये दवाई हैं HCQ यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन, या कुछ इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं टोसिलिजुमैब, या कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं जैसे रेमडेसिविर या फेबिफ्लू। अब आपकी कंडीशन और खराब होती है तो कुछ स्टेरॉइड्स भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन या फिर कुछ और स्टेरॉइड्स, या कुछ ब्लड थिनर्स यानी खून को पतला करने की दवाएं, एंटीकोगुलेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं। पर बता दें ये सभी दवाएं आपकी कंडीशन के हिसाब से दी जा सकती हैं। दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनका मानना है कि कोरोना वायरस एक हाइपरकोगुलेटिव बीमारी है जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है और जगह जगह जमा हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। यही कारण है कि कोरोना वायरस के मरीजों को खून पतला करने की दवाई यानी ब्लड थिनर्स या एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों या 60 साल से अधिक के बुजुर्गों या वो पेशेंट्स
जिनमें कोमोर्बिडिटीज हैं, यानी वो बीमारियां जो कोरोना के आने से पहले से उनके शरीर में मौजूद थी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी या ऐसी ही कुछ बीमारियां, तो उन सभी मरीजों को पहली ही स्टेज पर अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। आपके कोविड टेस्ट में कुछ डिमार्केशंस हैं, जिसमें पेशेंट को उसके लक्षणों के आधार पर बांटा जा सकता है। इसे 3 भागों में अलग किया गया है। पहला माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। माइल्ड वो केसेस होते हैं जहां गले में हल्की खराश और बदन दर्द की शिकायत महसूस की जा सकती है। मॉडरेट केस में निमोनिया बनने के संकेत और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना शुरू हो जाता है, और सीवियर केसेस में दोनों फेफड़ों में निमोनिया बन जाता है, शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार माइल्ड केसेस वाले पेशेंट्स को होम क्वारंटीन किया जा सकता है, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ ना पड़े, और जिनको ज्यादा जरूरत है उसके लिए अस्पतालों में बेड कम ना पड़े। होम क्वारंटीन में घर पर इलाज होता है, और चूंकि आप इन्फेक्शियस हो और घर के बाकी किसी सदस्य को इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए आपको एक अलग कमरे में रहना होता है और अपना सारा सामान अलग करना होता है। ये अलग कमरा वेल वेंटिलेटेड और अटैच बाथरूम के साथ होना चाहिए। होम क्वारंटीन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको इसके हिसाब से दवाइयाँ लेनी होती हैं और निरंतर अपने वाइटल्स चेक करने होते हैं। वाइटल्स यानी अपना तापमान और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन। इस पूरी कड़ी को समझने के लिए हमने एक रिकवर्ड कोविड पेशेंट नवनीत डागा जी से बात करी और उनके अनुभव जाने। हाँ, मेरे को फीवर और बॉडी दोनों हो रहा था, इसीलिए मैं टेस्ट के लिए आई हैव नो आइडिया। सो बेसिकली मेरे को लगा नहीं था कोविड है, जब पॉजिटिव आया उसी के बाद में मैंने अपने आप को आइसोलेट, उससे पहले मैं घर के बाहर निकलना बंद कर दिया था, बट घर के अंदर मैंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया। स्मूथ था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सच। जो 2 बार करवाया पॉजिटिव आया था, वो उसके 14 डेज के बाद में नेगेटिव का कंफर्मेशन के लिए, दोनों टाइम काफी स्मूथ था प्रोसेस। मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, केवल बॉडी का फीवर था, तो होम क्वारंटाइन में था। हाँ, खा पा रहा था, थोड़ी भूख कम हो गई थी, पर ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था खाने के। फर्स्ट वीक में मैं कंप्लीट रेस्ट पे था। नहीं, किसी को और कोविड नहीं हुआ है। अब मेरे केस में सीवियर नहीं था, तो मेरे को कभी कोई टेंशन नहीं हुआ बहुत ज्यादा, या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा। बस हाँ, 14 डेज एक रूम में बंद रहना इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वो जरूर एक प्रॉब्लम थी, पर उसके अलावा मेजर इश्यू कोई नहीं हुआ एज सच। हाँ, रेगुलरली कांटेक्ट में थे एमसीजी वाले और डीएम ऑफिस वाले, दोनों कोई हर 2 दिन से एक बार फोन आ जाता था उनका, कई बार फोन मिस करता था, अगले दिन आ जाता था। हाँ, रेगुलरली फोन पे था। मुश्किल है मेरे लिए बोलना, क्योंकि आई डिड नॉट गो थ्रू a lot of the other things that people might go through, which is basically going to a government hospital, getting tested, going to a quarantine facility, which is government institutional quarantine facility. वो सब मैंने नहीं किया, तो मेरे लिए बोलना मुश्किल है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट एटलीस्ट फॉलो अप वगैरह जो था गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफी रिगरस और काफी स्ट्रीमलाइन था, एटलीस्ट इन माय केस। Either ways, based on my experience, तो वो, I mean, that would be wrong on my part to comment on something like that. नहीं, अभी मैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनेशन कर भी नहीं सकता। आई थिंक उसमें साइंटिफिकली 20 दिन का गैप चाहिए रहता है फ्रॉम योर फर्स्ट नेगेटिव टेस्ट। अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं फर्स्ट नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट आए हुए। आई हैव टू वेट अनदर 10 days बिफोर आई कैन स्टार्ट गिविंग ब्लड फॉर प्लाज्मा थेरेपी। आई वुड से मेडिसिन्स के अलावा, मेडिसिन एंड टेस्टिंग सब मिला, क्योंकि 2 टेस्ट ही है, वो आपके 4,500 से 4,500 रुपए के 2 टेस्ट, तो 9,000 रुपए का तो वही हो गया। उसके बियॉन्ड तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था नहीं, उसके लिए बियॉन्ड मेडिसिन वगैरह जो थी वो मैंने नोट नहीं की, बट बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, 500-1,000 रुपए का और होगा। मैंने कभी उसको इस तरीके से सोचा नहीं कि कॉस्टली कितना था, तो 9-10 हज़ार रुपए के बीच में एग्जैक्टली तो मेरे पास फिगर नहीं है। कोरोना किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ क्लोज कांटेक्ट में आने से होता है। क्लोज कांटेक्ट यानी आप बिना मास्क पहने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ 3 फीट या उससे कम दूरी
पर 15 मिनट से ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको ऐसा पता चलता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसका कोरोना पॉजिटिव आया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के लिए जो टेस्ट होता है जिसे कोविड-19 RT-PCR टेस्ट कहते हैं, जिसमें स्वैब कलेक्ट होता है, वो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही होता है। RT-PCR टेस्ट की सबसे सटीक जानकारी के लिए 5 से 10 दिन का अंतराल सबसे बेस्ट होता है। यानी जिस दिन आपको पता चलता है कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उस दिन से 5 से 10 दिन के बीच के अंतराल के बीच में अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो सबसे सटीक जानकारी देगा। लेकिन अगर आपको ये लक्षण पहले दिखने लग जाते हैं तो आप ये टेस्ट पहले भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केसेस में आते हैं, यानी आप ICU नहीं गए हैं और आपको ARDS नहीं है, तो आपको 14 दिन के क्वारंटीन के बाद RT-PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 दिन के क्वारंटीन के बाद जब ये टेस्ट करवाते हैं तो बहुत केसेस में ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि आपके स्वैब में वायरस आ जाता है जो आपके शरीर में तो मौजूद है लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। और अगर पिछले 3 दिनों में आपको कोई लक्षण नहीं आए हैं तो आप उतने ही स्वस्थ हैं जितने आपके आस पड़ोस के लोग। इस पूरी प्रक्रिया में हमने सरकार का पक्ष जानने के लिए दिल्ली सरकार में कानून, परिवहन और राजस्व मंत्री श्री कैलाश गहलोत से बात करी। आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। इस पूरे वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर एक चीज़ ये है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से आंकड़े जारी होते हैं डेली, और उसमें मौत का कुछ आंकड़ा दिखाया जाता है कि इतने लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं MCD पिछले कुछ दिनों से अपने कुछ आंकड़े दिखा रही है जो कि बिल्कुल ही अलग हैं दिल्ली सरकार के आंकड़ों से। तो ये जो अंतर है वो क्यों हो सकता है, आप बता पाएं? नहीं, देखिए जी, आपने अभी खुद ही कहा कि कुछ हॉस्पिटल्स MCD के कंट्रोल में हैं, कुछ हॉस्पिटल्स डायरेक्टली सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, चाहे जैसे एम्स है, सफदरजंग है। तो जो कुछ डिफरेंस आता है, अगर आप सपोज उन हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग नहीं हुई डेथ की, तो उसमें डिफरेंस हमेशा होगा। सेकंड, कोई भी जब डेथ होती है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ का जो HOD है उसको ये सर्टिफाई करना होता है कि ये डेथ जो है ये कोरोना की वजह से हुई। उसके बाद एक डेथ ऑडिट कमेटी है जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स की पूरी टीम है। वो डेथ ऑडिट कमेटी भी उस कारण में जाती है कि ये जो डेथ हुई है क्या ये नेचुरल और कारणों की वजह से डेथ हुई है, या ये जो डेथ हुई है ये कोरोना की वजह से हुई है। तो उसमें भी कुछ डिले रहता है। जैसे जो डेथ हो सकता है 6 दिन पहले हुई, लेकिन उस डेथ को आज सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये डेथ जो है कोरोना की वजह से हुई, तो उसमें डिफरेंस कभी कभी आता है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ हमने आंकड़े चेंज किए हों या कुछ जो डेथ हैं वो हमने छिपाई हो। और ये चीज़ तो हाई कोर्ट भी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जब केस चला तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो दिल्ली सरकार कर रही है और डेथ ऑडिट कमेटी जो काम कर रही है ठीक कर रही है। सर, इसी पे दूसरा सवाल है कि जो आप लोगों ने ऐप लॉन्च करी है जिसमें आप बेड्स की संख्या बताते हैं कि इतने बेड्स खाली हैं, तो ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अस्पताल हैं, जैसे आपकी वेबसाइट कह रही है या आपकी जो ऐप कह रही है कि उस अस्पताल में 10 बेड खाली हैं, और अस्पताल की तरफ से बयान जारी होता है कि हमारे बेड खाली नहीं है। तो इस चीज को कैसे देख रहे हो, कैसे सही करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं? देखिए, वो ऐप लॉन्च हुआ था तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन में कुछ इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल्स अगर ठीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली अपडेट अगर नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मिसमैच रहेगा। बट आई थिंक लास्ट मे बी कपल ऑफ वीक्स आई थिंक जो चीज़ें हैं काफ़ी स्मूथली फंक्शन कर रही हैं। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज रहे होंगे, बट टाइम के साथ साथ वो सारी चीज़ें दूर कर दी गई। जी सर, एक चीज़ ये देखने वाली है कि कोविड के चलते दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है।
और जैसा कि कई बार बताया भी गया है कि केंद्र की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है, तो क्या इसके चलते आने वाले समय में हम जो बिजली पे, पानी पे या बस सेवाओं पे जो सब्सिडी मिल रही है वो खत्म होती दिख रही है, मतलब आने वाले समय में कि आप हटा देंगे सब्सिडी? नहीं, दिल्ली को ये बिल्कुल सही बात है जो आपने भी कही कि दिल्ली को सेंटर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर को चिट्ठी भी लिखी और अपील भी की कि भाई और राज्यों को दिया तो दिल्ली को भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी कम हो गया है। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुल गया है, इकोनॉमी दोबारा नॉर्मल होगी, तो मैं समझता हूँ कि दोबारा रेवेन्यू जो है वो ठीक होगा और मेरे ख्याल से कोई सब्सिडी खत्म करने की या ऐसी कोई अभी बात नहीं। और सर, जो कोविड के चलते जो लोग अपने गांव में पलायन कर गए, उनको वापस बुलाने के लिए या उनको दिल्ली में दोबारा वही नौकरी मिले या उसी प्रकार की नौकरियां मिले, उसके लिए सरकार कुछ सुनिश्चित कर रही है? नहीं, हमने तो उस टाइम भी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किया था कि भाई आप लोग मत जाएं, यहाँ दिल्ली में हर चीज की ठीक ठाक व्यवस्था की गई है, लाखों लोगों को राशन, पका हुआ खाना, जो किट्स हैं वो दी गई। तो हमने तो और अलग अलग शेल्टर होम्स, रिलीफ सेंटर्स बनाए दिल्ली सरकार ने, और सीएम साहब ने भी लगातार अपील की थी भी आपको किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जितने भी प्रवासी हैं, स्पेशली जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके मन में था कि भाई एक बार हम अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि शायद उनको अपनी चिंता जो उनके परिवार वाले हैं या उनकी फैमिली है, माता पिता है, उनकी भी थी कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां भी कोई उस प्रकार से कोई इंतजाम नहीं है, ना नौकरी है, ना उनको काम मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कुछ टाइम के बाद लोग बाग दोबारा आना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे वो करेंगे स्टार्ट आना, उसी प्रकार से इकोनॉमी भी दोबारा अपने जो एक नॉर्मल रूटीन है उस पे आएगी। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने जल्दी सब लोग अपने काम पे आए, उनको बढ़िया काम करने का मौका मिले और अपना घर चलाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत आभारी हैं सर हम। थैंक यू मंदी, थैंक यू।